बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पांचवा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट तो हमने नाम सुना हुआ ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसे कहते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद उसकी रिडक्शन होती है, और रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करता है और ख़ुद उसकी ऑक्सीडेशन होती है। जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है सोडियम और क्लोरीन का ना। अब सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़ीरो है, क्लोरीन की भी ज़ीरो है, लेकिन जब ये NaCl बनता है तो अब सोडियम के ऊपर प्लस आता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस आता है। सोडियम के प्लस का मतलब ये है कि ये पहले इसकी ज़ीरो स्टेट थी, अब ये प्लस में आया है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक होगी। और जो क्लोरीन है ये ज़ीरो था, अब ये -1 में चला गया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसकी रिडक्शन हो गई। ठीक हो गई। बल्कि इसको हल्का सा हम ड्रा भी कर सकते हैं, तो ये इजी हो जाएगा ज़रा समझना। अच्छा, ये आप देखें, ये सोडियम था, क्लोरीन था, इनके रिएक्शन से NaCl बना। बैलेंसिंग में इस वक्त, इसमें बैलेंसिंग में नहीं लिख रहा, वैसे लिख रहा हूँ। तो अब सोडियम की +1 है, क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है सोडियम इस NaCl के अंदर, लेकिन रिएक्शन से पहले जो सोडियम है या क्लोरीन है, दोनों की ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये आप देख सकते। अच्छा, अब ये जब ज़ीरो से आपका सोडियम जो है, इसका अगर मैं स्टार्ट करूँ, चलो ये कर्व ही ले लेते हैं। ज़ीरो से +1 में जाए, ये ज़ीरो से +1 में सोडियम आपको, अच्छा इसी तरह जी अगर आप उसकी क्लोरीन का लें तो वो ज़ीरो से -1 में जा रहा है। इस प्रोसेस को ज़ीरो से +1 में जो जा रहा है, इसको आप नाम देते हैं कि ये जी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। और जो ज़ीरो से -1 में जा रहा है, इसको आप कहते हैं कि ये रिडक्शन हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एजेंट क्या होते हैं कि ये जो आपके पास है ना सोडियम, इसको हम नाम देंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक हो गई। और ये जो क्लोरीन है, इसको हम नाम दे देंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट है। सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है कि ये क्लोरीन की रिडक्शन कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट वो जो दूसरे की रिडक्शन करता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम क्यों है कि ये क्लोरीन की रिडक्शन कर रहा है, उसको 0 से -1 में लेके जा रहा है। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है सोडियम की, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं कि सोडियम को 0 से +1 में लेके जा रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन कर रहा होता है, जैसे ये ब्लू कलर उसको दे देते हैं, चलो ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया। तो सोडियम को रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए कि वो क्लोरीन की रिडक्शन करके उसे 0 - 1 में लेके जा रहा है। तो ओवरऑल हमारे ये समझ आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे की रिडक्शन करता है। ये दो टर्म्स क्लियर होगी। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो पता चलता है जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, जैसे सोडियम है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्लोरीन की तो रिडक्शन कर रहा है, दूसरे की तो रिडक्शन कर रहा है, लेकिन अपनी उसकी क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है कि उससे इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहा है, और खुद वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, इसकी अपनी फिर क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। अब ये इसकी जो पावर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी लूज करवा सकता है, वो डिपेंड करेगी कि वो खुद कितनी जल्दी गेन कर सकता है। जितना खुद जल्दी गेन कर सकता है उतना दूसरे से लूज भी जल्दी करवाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इस एबिलिटी को हम फिर नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर का, कि क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर कितनी है जी, क्लोरीन की सोडियम को ऑक्सीडाइज करने की कितनी एबिलिटी है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन लूज करवाने की कितनी पावर है, या खुद को गेन करने की कितनी पावर है। तो ये टर्म अब यहाँ पे हमारे पास जिसको आज हमने डिस्कस करना है वो है ऑक्सीडाइजिंग पावर ना, हेलोजेंस के हवाले से, कि हेलोजेंस जो है वो सारी नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करती हैं, इसलिए ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बने होते हैं। अब चूंकि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं इसलिए फिर हम नाम देते हैं कि ये इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है शॉर्ट क्वेश्चन वो ये है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है उससे क्या मुराद है। उससे पहले आप बताएंगे कि फॉर अगर ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें फिर हम बताते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है। जैसे यहाँ पे देखें ना, इसने पहली लाइन में लिखा हुआ आर फ्री हेलोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जब मेटल के साथ या नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करवा लेते हैं, उनको लूज करवा देते हैं, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ये उसने सोडियम के साथ रिएक्शन करवा के एग्जांपल दिए। फिर वो कहता है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर हेलोजेंस की है वो नीचे की तरफ जाएं, ग्रुप यानी फ्लोरीन से क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन की तरफ जाएं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, आयोडीन की सबसे कम है, और आर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर इज ऑफ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एज सच। इनका जो आर्डर है वो ये है। अब ये ऑर्डर किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो ये चार आगे फैक्टर भी दिए हुए हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी ऑक्सीडाइजिंग पावर का पास पेपर में आया हुआ है। जब इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग बनती थी तो उसमें ये डिस्कस द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस, तो उसमें फिर हम ये सारी बातें पहले यहाँ से लेके ये एंड तक ना, ये सारे रिएक्शंस भी उसमें लिखते हैं, और यहाँ तक ये अगले कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन से पहले पहले ये सारी हेडिंग्स के साथ हम उसको लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल करते हैं। तो अभी तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अगर होगा तो अभी इसमें देखते हैं नोट्स में शायद ये बनाया हो, ये बना हुआ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ना, ये क्वेश्चन बनना लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ कि कैसे उस पर डिपेंडेंस है, इसी को चलो ये डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो आगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कितनी पावर है हैलोजेंस की। उसका आर्डर क्या है कि ये डाउन द ग्रुप जाएं तो डिक्रीज होती है,
और मतलब फ्लोरीन की ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आ गई। फिर फैक्टर क्या क्या आते हैं, वो 4 फैक्टर अभी हमने जो यहाँ पे बुक पे भी देखे, ये आपके 4 फैक्टर बनते हैं। इन 4 फैक्टर्स को उसने यहीं पे एक्सप्लेन किया है कि पहला है एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन एनर्जी मतलब इन मालिक्यूल का टूट के एटमों में बदलना ना। F2 टूट के फ्लोरीन के मालिक्यूल तो F2 है ना, टूट के F एटम में बदले। पहले चूंकि आपको पता है जब भी रिएक्शन होना है पहले इस मालिक्यूल ने टूटने एटम में बदलना है और फिर उन एटमों ने आगे रिएक्शन शो करना है। तो इस वजह से जितना मालिक्यूल जल्दी टूट जाएगा उतना उसका रिएक्शन भी तेज होगा। तो कह रहे हैं फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो सबसे कम है इन चारों में से। तो इस वजह से उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। ये इन्वर्सली रिलेटेड का मतलब ये है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कम होगी तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, हमने अभी लास्ट बात की थी कि फ्लोरीन का ना, कल जो स्पेकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी कि जो फ्लोरीन है इसका साइज छोटा होता है। उसकी वजह से ये हमने यहाँ पे कल फिगर भी ड्रा की थी कि ये फ्लोरीन आयोडीन को कंपेयर कर रहे हैं कि फ्लोरीन और आयोडीन को अगर आप ज़रा देखें तो ये फ्लोरीन जो है इसका साइज छोटा है। तो साइज छोटा होने की वजह से ये न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन तो मजबूत होगी, ज़्यादा होगी, और इसको यहाँ से तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। आयोडीन को देखें तो आयोडीन के केस में न्यूक्लियस से इन इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर है। अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन न्यूक्लियस की बहुत कम है, तो जिसकी वजह से ये बॉन्ड इतना ज़्यादा मजबूत भी नहीं है। हम इसको तोड़ेंगे तो बड़ी आसानी से टूट जाएगा। ठीक हो गई। लेकिन अब यहाँ पे जो पॉइंट असल में फ़र्क पड़ रहा है ना जिसकी वजह से, उसको मैं ज़रा इस तरह कोई एग्जांपल एक रख लेते हैं तो ज़रा आसान हो जाएगा समझा। मिसाल के तौर पर ये ले ले फ्लोरीन है, ठीक है, इसके नीचे आपके पास ये क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन है, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखिए इनकी, हम बात कर रहे हैं कि जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है। पहले पहले बात करते हैं बाण एनर्जी की ना, बाण एनर्जी की बात कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक मिनट, मैंने इधर फर्स्ट ईयर की बुक भी होगी, उसको ज़रा देखते हैं। उसमें ना बाण एनर्जी की वो दिए हुए थे काफ़ी सारे, तो उनको ये बाण एनर्जी ना, इसमें देखिए ना सब हाइड्रोजन वाले के लोग हैं। ये एंड पर फ्लोरीन का, फ्लोरीन के साथ फिर ब्रोमीन दिया, क्लोरीन दिया और आयोडीन दिया, फ्लोरीन इन्होंने नहीं दिया। अच्छा चलो इनको भी देख लेते हैं। अच्छा आयोडीन क्या दिया है, 151 है, और आयोडीन का अपन 151 है, लिख लेते हैं इधर बाण एनर्जी ना 151, ठीक है। फिर उसने दी है ब्रोमीन की 193 है, 93 है, ठीक है। उसके बाद फिर उसने क्लोरीन की दी है 242, ठीक है। उसके बाद इसने फ्लोरीन की F2 की नहीं दी हुई है। अच्छा एक मिनट जी, इससे नेट से भी चेक कर लेते हैं।
अच्छा ये जी फ्लोरीन, इसकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ही नहीं आ रही है। ये दी 156.9 है, 156 अच्छा अब ज़रा ऑर्डर देखें, इसमें क्लोरीन जो है इसकी, ब्रोमीन उसकी कम होगी, आयोडीन नीचे जा रहे हैं, साइज़ बड़ा हो रहा है ना, साइज़ बड़ा हो रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होती जा रही है, बॉन्ड वीक हो रहा है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती जा रही है, ये ऑर्डर चल रहा है। अब जो फ्लोरीन था उसका साइज सबसे छोटा था, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए थी सबसे, क्लोरीन से भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी बॉन्ड एनर्जी उससे भी कम है, मतलब 156 है, तकरीबन आयोडीन के पास पास पहुंच जाती है, तो मतलब इसकी कम है बहुत ज़्यादा ना बॉन्ड एनर्जी। उसकी वजह क्या है कि आपके पास जो फ्लोरीन थी उसकी कल भी हमने बात की ना, साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, तो शेड वो बॉन्ड मालिक्यूल तो बना लेता है ना, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है ना इन इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियस की, वो इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इसको लिए फिर इस मालिक्यूल की शक्ल, मालिक्यूल में ज़रूर है, ऑक्टेट भी मुकम्मल है, स्टेबिलिटी भी रख ला, सारा कुछ है, लेकिन इसको जैसे ही मौका मिलेगा ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। ठीक हो गया। तो अब वो बात हम ये कर रहे थे कि जी आपके इन चारों हैलोजन में से जो फ्लोरीन है इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना वो सबसे कम है। अगले जो है इनकी आर्डर ये चल रहा है, क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये पोटेंशियल उससे ज़्यादा, ब्रोमीन उससे ज़्यादा, आयोडीन उससे ज़्यादा। अब क्वेश्चन मेरा जो यहाँ पे मैं बनाना चाह रहा था वो ये था कि इस आर्डर के मुताबिक तो ये बना ना, आपका ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर के मुताबिक तो ये नजर आ रहा है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर, चलो फ्लोरीन को भी साइड पे रख दें, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल जल्दी टूटेगा, जल्दी रिएक्शन में हिस्सा लेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ब्रोमीन का उससे देर से, आयोडीन का उससे देर से करेगा। लेकिन बॉन्ड एनर्जी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें आपने देखा है कि वो आयोडीन क्लोरीन की तो ज्यादा है, ब्रोमीन की उससे कम है, आयोडीन की उससे कम है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि रिएक्शन क्लोरीन का फास्ट हो रहा है और आयोडीन का स्लो हो रहा है? कौन समझ आ रहा है? अब इसी को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि असल में ना ये जो आपके पास आयोडीन है ना ये सॉलिड है। आयोडीन किस शक्ल में होती है? ये सॉलिड है। ब्रोमीन आपके पास जो है ये लिक्विड है। ठीक है जी। जो क्लोरीन है और फ्लोरीन है ये दोनों आपके पास गैस है। फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन आपका सॉलिड है। अब अगर आप कंपेयर करें तो आप कहेंगे सर असल में ये जो बॉन्ड एनर्जी हम लेते हैं ना ये होती है कि जब मॉलिक्यूल गैस की शक्ल में हो उस वक्त जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ना एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो बॉन्ड एनर्जी है। ये 151 वैल्यू जो आपको नजर आ रही है वो वैल्यू है जब आयोडीन गैस की शक्ल में होगा, तब ये वैल्यू है। अब ये तो होता तो ये सॉलिड है, इसका मतलब पहले जब भी मैं आयोडीन को रिएक्शन के लिए लेके आऊंगा तो पहले मुझे काफ़ी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको सॉलिड से गैस में लाने के लिए, फिर जाके वो 151 एनर्जी इस्तेमाल करेगा और टूट के रिएक्शन में हिस्सा लेगा, फिर 151 की बारी है। लेकिन उससे पहले मुझे को 300-400-500 जॉल एनर्जी देनी पड़ेगी इसको सॉलिड से गैस में लाने के लिए। ब्रोमीन की बारी है तो ब्रोमीन की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। अब इसी को मैं वैल्यूज में रख लेता हूँ। सपोज करें आयोडीन को मुझे देनी पड़ी 500 जॉल एनर्जी देनी पड़ी उसको गैस से, सॉलिड से गैस में लाने के लिए। ठीक है जी। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 500 एनर्जी टोटल सपोज देनी पड़ी आयोडीन के लिए, तो 500 ये और 151 ये, तो 651 हो गए।
टोटल एनर्जी आयोडीन का रिएक्शन करवाने के लिए मुझे 651 जूल की एनर्जी, किलो जूल की एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्लियर हो गई? अच्छा, अब बात आ जाती है ब्रोमीन के ऊपर। तो ब्रोमीन की जब हम बात करते हैं, वो लिक्विड है, वो लिक्विड है। तो लिक्विड के लिए ज़ाहिर बात सॉलिड की निस्बत से कम एनर्जी चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर उसकी जो फिर इस बॉन्ड एनर्जी सपोज करें कि 500 लगा 400 लगा लें, होगी तो इससे भी कम, चलो 400 कर लेते, ठीक है। 400 वो है कि जिससे आपने उसको लिक्विड से गैस में बदला, तो 400 ये होगी, और ये 193 है, तो कितने हो गए 593, वो कितने थे 651। तो ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी उसकी कम है आयोडीन की, लेकिन ये जो सॉलिड से गैस वाली ये मिला के तो टोटल हमें ज्यादा लगानी पड़ रही है। ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी थोड़ी ज्यादा है उससे, लेकिन उसका लिक्विड से गैस में जाने की उससे निस्बत से कम है। तो जब हमने दोनों को प्लस किया तो ओवरऑल जो एनर्जी मुझे लगानी पड़ रही है वो ब्रोमीन के केस में कम है, आयोडीन के केस में ज्यादा है। अब जब क्लोरीन की बारी आई तो क्लोरीन तो पहले ही गैस है, तो ये जो 400 या 500 वाला काम है ये तो वैसे ही खत्म हो गया, वो पहले ही गैस है, तो डायरेक्ट हमें 242 ही लगानी पड़ेगी। तो फिर ब्रोमीन से भी कम एनर्जी हमें लगानी पड़ी, ठीक है। और फ्लोरीन की बारी आई तो उसमें और ज्यादा कम लगानी पड़ी। तो इस वजह से फ्लोरीन की बार डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो सबसे कम है, और इसी वजह से उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। क्लोरीन जो है उसकी रिएक्टिविटी उससे ज्यादा हो गई, ब्रोमीन और आयोडीन की उससे ज्यादा। ये सारी डिस्कशन मैंने सिर्फ एक पॉइंट समझाने के लिए की है कि दिखने में ये नजर आ रहा है कि जब आयोडीन की बाण एनर्जी कम है तो इसका रिएक्शन तेज होना चाहिए, ब्रोमीन का उससे स्लो, और क्लोरीन का उससे स्लो होना चाहिए दिखने में। लेकिन ये जो एडिशनल एनर्जीज हमें लगानी पड़ रही थी ना, ये जो उसको सॉलिड से गैस में ले जाने के लिए, या सॉलिड से गैस है या लिक्विड से गैस में ले जाने के लिए जो एनर्जीज लगानी पड़ रही थी, उनकी वजह से फिर इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा, यानी ओवरऑल जो हमें देनी पड़ रही है रिएक्टिविटी जो है, क्योंकि रिएक्टिविटी के अंदर तो दोनों चीज़ें आएंगी ना। तो उसको पहले सॉलिड से गैस में बदला, वो भी शामिल की जाएगी, और फिर बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी लगी वो भी शामिल की जाएगी। तो इसलिए फिर टोटल ओवरऑल जो आपके पास जो एनर्जी थी आयोडीन के केस में वो बहुत ज़्यादा ओवरऑल ज़्यादा हो जाती है ना एनर्जी जो हमें चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए। तो इसलिए हमारी जो आपका ट्रेंड बनता है वो यही है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो पहली बात हमने की एनर्जी डिसोसिएशन की जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी डिसोसिएशन एनर्जी उसकी जो है वो होगी कम होगी उतना वो जल्दी टूटेगा, रिएक्शन जल्दी करेगा। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा एक्टिव क्यों है कि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ऑफ एटम, एटम्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब कि जितनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी ज़्यादा होगी उतनी उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने पीछे ये शॉर्ट क्वेश्चन किया भी था कि नीचे की तरफ जाए ना ग्रुप में, डाउन द ग्रुप जाएं, क्लोरीन से ब्रोमीन फिर आयोडीन की तरफ जाएं, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज कम होती जा रही, तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब मसला आता था फ्लोरीन के ऊपर, अगर आप देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम है। ये एक्सेप्शनल हमने डिस्कस भी किया था, इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटे होने की वजह से। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम है, लेकिन रिएक्टिविटी इसकी ओवरऑल ज़्यादा ही है, क्योंकि ये तो एक फैक्टर है ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला, डिसोसिएशन एनर्जी वाला फैक्टर भी है, तो दूसरे फैक्टर जो है वो फ्लोरीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी ज़्यादा बनाने में। उसके बाद है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। हाइड्रेशन एनर्जी आपने पढ़ा था कि जब एक आयन बन चुका हो उसको जब आप पानी में डिजोल्व करें तो जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर होगी? अब चूंकि ये और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, यानी वो आयन पानी जल्दी बनेगा, जल्दी पानी में हल होगा, स्टेबल होगा। तो इस वजह से फिर फ्लोरीन जो है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इन चारों में सबसे ज़्यादा है, इसी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उसकी इसी वजह से ज़्यादा है। फिर आता है हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन, के इसकी वेपोराइजेशन की जो हीट है ना, ये अब बात सिर्फ हो सकती है ब्रोमीन और आयोडीन के हवाले से ना,
क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन तो वैसे ही गैसेज हैं, उनको तो वेपराइजेशन वेपर्स में बदलने के लिए हमें हीट देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ब्रोमीन चूँकि लिक्विड है उसको बदलने के लिए देनी पड़ेगी, आयोडीन चूँकि सॉलिड है उसको बदलने के लिए देनी पड़ेगी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ज़ाहिर बात है जितनी मुझे हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी इनको गैस में बदलने के लिए, उतना इनकी रिएक्शन करने की पावर भी कम हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे अभी हमने डिस्कस की है कि आयोडीन की देखें ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो 500 अगर है, ये सपोज मैंने की हुई है 500 है और वो ज़्यादा है, और चूँकि सॉलिड को गैस में बदलने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, लिक्विड को गैस में जाने के लिए कम चाहिए। तो अब चूँकि आयोडीन की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है तो इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। ब्रोमीन की चूँकि हीट ऑफ वेपराइजेशन उससे ज़रा कम है तो इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आपके पास आता है जी, अब इसमें इसके क्वेश्चन वगैरह वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर मैंने ये पेक्युलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर में एक एमसीक्यू ये आपकी एक्सरसाइज में कि विच हैलोजन विल रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली विद गोल्ड टू प्रोड्यूस Au+3, इनमें से कौन गोल्ड के साथ रिएक्शन करके Au+3 बनाएगा। तो उसका आंसर हमारा आता है फ्लोरीन। अक्सर मैंने देखा की बुक्स वगैरह में ना वो उन्होंने क्लोरीन को टिक किया हुआ, इसमें ना ऑप्शन क्लोरीन को टिक किया हुआ है, हालांकि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, तो ये इसका रिएक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। क्लोरीन को टिक किस लिए करते हैं वो भी मैं रीज़न बता देता हूँ। क्लोरीन को टिक जैसे वो पिछले चैप्टर में चौथे में हमने बात की थी, आपने उस पर एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम नोबल मेटल्स जो है ना उसको एक्वारिजिया नाइट्रिक एसिड के अंदर था, एक्वारिजिया का टॉपिक, जिसमें हमने कहा था कि नाइट्रिक एसिड और HCl कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड HCl लेते हैं 3 और 1 की रेशियो में लेके इनको हम मिक्स करते हैं तो इनके रिएक्शन से NOCl बनता है। वो NOCl फिर टूटता है तो एटॉमिक क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, वो फिर गोल्ड के साथ प्लैटिनम के साथ जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं ये मेटल्स, उनके साथ भी रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेता है। अब ये बात उस वक्त वहां पे इसलिए थी कि वहां पे एटॉमिक क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही थी ना उस रिएक्शन के अंदर, एक्वारिजिया को यूज करते। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं, यहाँ तो हमने 4 हैलोजेंस को कंपेयर करना है और सारे डाइएटॉमिक फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद इसके जी शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस और वाई फ्लोरीन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कस किया, ये हमने ज़रूर करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने आपको बताया कि अगर हो तो वह इस चैप्टर में से पेयरिंग स्कीम नॉर्मली बनती नहीं है, इस वजह से इसका लॉन्ग क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर इस चैप्टर की पेयरिंग स्कीम में लॉन्ग क्वेश्चन बने तो फिर हम ये करेंगे कि इसको यहाँ पे ना ये इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन आप ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ और ये बस थोड़ा सा रह गया, इसको मैं फाइनल करके ना फिर आज इंशाल्लाह इसको आपके व्हाट्सएप में ना अपलोड कर दूँगा, तो आप उसको साथ साथ तैयार करते रहें। और बाकी जो होगा ना वो कुछ फिर चेंजेस वगैरह होती हैं एंड पे, वो फिर रिवाइज करके एंड पे मैं फाइनल जो है ना आपको फिर दे दूँगा। तो प्रिंट आप जब अगर प्रिंट लेना हो तो फिर वो आखिरी वाली फ़ाइल का लें, इस फाइल का सिर्फ आपने मोबाइल या लैपटॉप में रखें इसको और रख के उसको आप करें साथ साथ थोड़ी बहुत ना वो लैपटॉप से मोबाइल से देख के पढ़ते रहें, तो उसको जो टॉपिक पढ़े उस टॉपिक के MCQ उस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम वो तो साथ साथ तैयार करते रहें ना, सारे ना करें लेकिन जो इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं उनको ज़रूर करें ताकि कुछ ना कुछ आपकी तैयारी होती रहे। ये इन्होंने एंड पे सारी छोड़ नहीं देनी कि चलो वेखी जाएंगी जो एंड पे आएगा फिर कर लेंगे तैयारी, तो फिर टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा यहाँ पे इसके बाद हमारे पास है जी इसी लॉन्ग क्वेश्चन के एक लास्ट में एग्जांपल रहती है कि फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ऑल द अदर हैलोजेंस बिकॉज ऑफ हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन ऑल द अदर हैलोजेंस। ये जैसे फ्लोरीन का क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो क्लोरीन और फ्लोराइड बना हुआ, ये इसमें भी रिएक्शन कुछ ऐड करने वाले हैं वो मैं करूँगा तो फिर आपको सेंड करूँगा। ये इसमें हमने अब मैं बुक से बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जी। इसमें एक तो हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन किया है, MCQ शुरू में हमने कर लिए थे दो, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है होती है, फिर उसके बाद ये आर्डर MCQs में आपका आ गया, फिर इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि क्यों इसकी ज़्यादा है क्या वजह है, ठीक हो गई।
उसके बाद हमारे पास ये आता है अच्छा, ईद की, बच्चे ने मैसेज किया जी ईद की छुट्टियां कब होंगी ना। तो ईद के जो आपका जो ऑफिशियली है वो तो जुमे से है ना, तो जुमेरात तक तो आपकी क्लासें चलेंगी, ठीक है। वो जुमेरात तक ना, उसके बाद जुमे से फिर आपका छुट्टियां होंगी, जुमा हफ्ता इतवार 3 छुट्टियां, पीर से फिर ऑन है। तो पीर से फिर हमारी इंशाल्लाह 9 बजे क्लास होएगी इंशाल्लाह, ठीक हो। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये था पॉइंट के इसमें बुक में ना आपके एक तो शॉर्ट क्वेश्चन पावर वाला हो गया जी, बस ये लास्ट टॉपिक हम खत्म करते हैं जी बस। उसके बाद आपके पास एक एमसीक्यू है ये वाला ना, इफ द हैलोजन हैज अ लो डिसोसिएशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड अ हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इट्स आयन, इट विल हैव अ हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये सर हफ्ते की ईद है। हफ्ते की ईद है ना, लेकिन जो ऑफिशियली आपको वो छुट्टियां जो दे रही गवर्नमेंट वो तो 3 दे रही है ना, पता तो चल सर जाएगा। वही हफ्ता, हाँ हफ्ते को हफ्ता इतवार और पीर। असल इन्होंने यही कहा ना, हाँ ईद के तीसरे दिन ऑन कर दिए ना, जो नोटिस आया था ना वो, अच्छा। उसमें यही है, जुमे को दी है छुट्टी, जुमा हफ्ता और इतवार, और जो पीर है उसको ऑन किया हुआ है। देख लेंगे अगर गवर्नमेंट ने ऑन किया हुआ तो ठीक है, उसका आपको ये होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ उसका हल भी ये, अगर आप नई क्लास लेने कोई मसले, मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके वो क्लास में डाल दूंगा ना, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये हो जाएगा कि वो मेरे क्लास जो है ना वो उस दिन की हो जाएगी ना मुकम्मल, अगर ऑन हुआ तो। अगर ना हुआ तो कोई बात नहीं, वो फिर तो ओके हो गया, फिर क्लास होने की जरूरत ही नहीं, ठीक है जी। अगर छुट्टियां मिल गई उसकी हुई तो फिर ठीक है। अच्छा लास्ट पॉइंट इसमें जी डिस्कस कर लेते हैं, बस फिर खत्म करते हैं। इसमें हमारे पास ये जो यहाँ पे रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि वो रिएक्शंस होते हैं ना जिसमें एक आपके पास जो होता है ना स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल दूसरी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, ठीक है। तो वो अब ये जैसे फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग है, क्लोरीन लेस रिएक्टिव है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन का रिएक्शन जब हुआ तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, क्लोरीन से लूज करवा लिए और उसको निकाल दिया रिएक्शन, यानी फ्लोरीन आई है, क्लोराइड आयंस को क्लोरीन की शक्ल में निकाल दिया और खुद उसकी जगह बैठ गया, क्योंकि फ्लोरीन रिएक्टिव था, क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव। इसी तरह क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन के से रिएक्टिव है तो उसको निकाल सकती है, ब्रोमीन आयोडीन से रिएक्टिव है तो उसको निकाल सकती है, लेकिन आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव है, वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकेगी। तो ये ओवरऑल ये नहीं हमारे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, ये भी मैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा। चलें जी, आज इतना काफ़ी है।